नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी जब विदेश में होते हैं तब राहुल गांधी मोदी की विदेश नीति पर अटैक करते हैं। नरेंद्र मोदी जब चीन के राष्ट्रपति के साथ मंच शेयर कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी लद्दाख में चीन चीन चीख रहे होते हैं। जब पूरी दुनिया इंडिया की तारीफ कर रही होती है, चंद्रयान 3 की तारीफ कर रही होती है, जब मोदी ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में इंडिया की बात कर रहे होते हैं, तब राहुल गांधी एलएसी के पास वाले इलाके में खड़े होकर मोदी के खिलाफ जमकर बोलते हैं। यह क्रोनोलॉजी क्या कहती है? राहुल ने चीन वाला जुमला पहली बार नहीं सुनाया और आखिरी बार भी नहीं सुनाया। आप ध्यान देंगे तो राहुल ने यही शब्द वर्ड बाय वर्ड, यही बयान 2020 से 2023 के बीच में 20 बार दोहराए हैं। बस लोकेशन बदल जाती है, दिन बदल जाता है और मौका बदल जाता है। मोदी जब किसी बड़े डेलीगेशन से मिलते हैं, जब विदेश में कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं, तब राहुल चुपके से चीन का मुद्दा उठा देते हैं। तो क्या राहुल गांधी चीन चीन करके खुद ही अपना चुनाव हार जाएंगे या नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? राहुल का चाइनीज चक्कर क्या है? और क्या चीन के मुद्दे पर अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो चाइनीज बल्ब की तरह फ्यूज हो जाएंगे? राहुल गांधी के हारने की असली वजह क्या होगी, वो इस रिपोर्ट में देखिए। 24 में मोदी को जीत कौन दिलाएगा, उसका नाम खुल गया है। आप भी चौंक जाएंगे। मोदी को 300 के पार कौन पहुंचाएगा, उसका नाम सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वो मोदी का सियासी दुश्मन है, लेकिन मोदी को जिताने वाला काम क्यों कर रहा है, देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। वो इंडिया गुट के मेंबर हैं, लेकिन मोदी की जीत के सबसे बड़े फैक्टर बन गए हैं। जानते हैं वो शख्स कौन है? ऐसा लगता है कि राहुल गांधी फिर चीन चीन वाला टेप रोज चलाने वाले हैं। क्या राहुल ने सोच समझकर चीन वाली स्क्रिप्ट लिखी है? क्या यह टाइम पहले से चुना गया? मोदी ब्रिक्स के लिए साउथ अफ्रीका गए तो राहुल लद्दाख में चीन वाला टेप ऑन करके क्यों बैठ गए? कारगिल पहुंचकर राहुल ने चीन का नाम क्यों लिया? अपनी जमीन को चाइनीज जमीन वाला नाम क्यों दिया? चीन को सच्चा, मोदी को झूठा क्यों डिक्लेयर किया? चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा। चंद्रयान का रोवर खिसककर नीचे चांद की सतह पर उतरा। उस वक्त कांग्रेस ने नेहरू वाला टेप ऑन क्यों किया? पंडित नेहरू के हाथ में चंद्रयान 3 को ऊपर जाते क्यों दिखाया? चंद्रयान 3 को चीन से जोड़कर कौन सा फॉल्स नैरेटिव चलाया? ब्रिक्स समिट में मोदी और जिनपिंग की इनफॉर्मल टॉक हुई। जिनपिंग सुनते रहे, मोदी बोलकर आगे बढ़ गए। लॉन्ग फ्रेम देखिए, क्लोज फ्रेम में मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिए। कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। फिर कांग्रेस ने यह एजेंडा चलाना क्यों शुरू कर दिया कि मोदी ने चीन को लाल आंख नहीं दिखाई? कांग्रेस के इकोसिस्टम ने हर टाइमलाइन पर यही टेक्स्ट क्यों घुमाया? इन सारे सवालों के जवाब राहुल की नीयत में है। यह मोदी को घेरने वाली राहुल की लेटेस्ट स्ट्रेटजी है, जिसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नंबर 1 चीन, नंबर 2 अडानी और नंबर 3 भारत माता की जय। इन्हीं 3 हथियारों की बदौलत 24 में राहुल मोदी की पराजय के सपने देख रहे हैं। मगर क्या राहुल का सपना साकार होगा? बीजेपी का कहना है नहीं। चीन से लेकर चांद तक, ग्रीस से लेकर इसरो के हेडक्वार्टर तक मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जो अब तक राहुल के पल्ले नहीं पड़ा। और अब राहुल इस चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं। आप सोचेंगे कि यह कैसे हुआ है, तो चलिए एक एक करके सबका जवाब आपको देते हैं। यह शायद पहली बार हो रहा है जब चीन जैसे दुश्मन से कूटनीतिक लड़ाई के बीच विपक्ष का एक नेता कह रहा है कि चीन तो बिल्कुल सच बोल रहा है, झूठ तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। राहुल और राहुल की पार्टी को देश के पीएम पर नहीं, चीन पर ज्यादा यकीन है। इसीलिए मोदी जब साउथ अफ्रीका में जिनपिंग को सख्त मैसेज दे रहे थे, उस वक्त कांग्रेस का इकोसिस्टम
चीन की बीन बजा रहा था, मोदी को कमजोर बता रहा था। और जब राहुल ने कारगिल में बोलना शुरू किया तो चीन पर वही पुराने डायलॉग जो राहुल को याद थे उसका रिपीट टेलीकास्ट शुरू कर दिया। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल की इस फेक स्क्रिप्ट के उलट सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत ने साफ लफ्जों में चीन को कहा है कि एलएसी पर कोई भी अग्रेसिव हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी ने जिनपिंग के सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के मुद्दे को उठाया। लेकिन कांग्रेस ने क्या फैलाया? कांग्रेस के नेताओं ने यह फैलाया कि जिनपिंग के सामने 56 इंच डर गया। सोशल मीडिया पर मोदी के विरोधियों ने अपने ही देश के खिलाफ यह दुष्प्रचार फैलाया कि जिनपिंग ने नहीं, मोदी ने बातचीत की रिक्वेस्ट की थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने जो मैसेज फैलाया वो बिल्कुल कांग्रेस और मोदी विरोधियों की लाइन से मैच करता था। आप भी देख सकते हैं। जबकि सूत्रों के मुताबिक हकीकत यह है कि चीन भारत के साथ ब्रिक्स समिट के साइडलाइन में बायलैटरल टॉक करना चाहता था, लेकिन भारत ने सिर्फ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए हामी भरी। चीन की तरफ से कई महीनों से बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। इसके बाद ही दोनों नेताओं में बातचीत हुई। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत भी अनौपचारिक थी। नोट करने वाली बात यह भी है कि मोदी और जिनपिंग के बीच यह इनफॉर्मल टॉक गुरुवार को हुई और उस दिन भी राहुल ने भी लद्दाख में खड़े होकर चीन चीन चिल्लाया था, मोदी के खिलाफ खूब शोर मचाया था। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है। आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। मोदी को टारगेट करने के लिए चीन पर दिया राहुल का यह बयान ही उन्हें किसी भी चुनाव में हराने के लिए काफी है। राहुल जितना चीन चीन करेंगे उतना नुकसान उन्हें होगा। कांग्रेस जितना चीन चीन चिल्लाएगी, जितना मोदी को टारगेट करेगी, उतना फायदा बीजेपी को होगा। क्योंकि चीन को लेकर देश का सेंटिमेंट क्लियर है। देश को पता है मोदी क्या कर रहे हैं, चीन से कैसे डील कर रहे हैं। उस जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का प्यार था और आज जो है वो इकरार है। परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वर्तमान सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ
भारत के सामरिक हित, भारत के कूटनीतिक हित और भारत के आर्थिक हित, तीनों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। विपक्ष के रूप में गंभीर भूमिका निभाना उन्हें नहीं आता है। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, जिम्मेदार गंभीर विपक्ष की भूमिका निभाई है और कम से कम राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उनको भारतीय जनता पार्टी से सीखने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार की अनर्गल बातें कहने से बचना चाहिए। पूरी दुनिया अब यह जान चुकी है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की कूटनीति की वजह से अब अगर कोई धक्का खाएगा तो वो चीन ही होगा, जैसा कि ब्रिक्स समिट में जिनपिंग के बॉडीगार्ड के साथ हुआ। पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि चांद पर भारत का चंद्रयान 3 पहुंचा तो कैसे ब्रिक्स के सारे सदस्य देशों ने तालियां बजाईं और ताली बजाने वालों में जिनपिंग भी थे। यह चीन के घटते कद और भारत की बढ़ती साख का ही असर है कि उधर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा, इधर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत के साथ कोऑपरेशन की बातें करने लगा। ऐसा लग रहा है कि राहुल और कांग्रेस पार्टी का चीन वाला गेम मोदी के खिलाफ एक प्लान के तहत प्लांट किया गया है, क्योंकि जो कांग्रेस ट्विटर पर 24 घंटे ये पूछती रहती है कि मोदी जिनपिंग की आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं करते, वही मोदी जब ब्रिक्स समिट में जिनपिंग की आंखों में आंखें डालकर अनौपचारिक बात करते हैं तो कांग्रेस ये पूछने लगती है कि मोदी विदेशी धरती पर चाइनीज राष्ट्रपति से क्यों मिलते हैं, चीन के राष्ट्रपति से क्या बात करते हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से किया गया ट्वीट आपके सामने है। मोदी के खिलाफ ये कौन सा एजेंडा है, आप खुद समझ सकते हैं। राहुल स्टेज से उतरकर मोबाइल खोलते हैं, ट्विटर पर आते हैं तो वही चीन वाली लाइन चिपकाते हैं और थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को काम पर लगा दिया जाता है। चीन वाला टेप बजाने का फरमान जारी हो जाता है। 3-4 बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी से चाहिए। चीन का कहना है कि मोदी जी के आग्रह पर शी जिनपिंग की और मोदी जी की मीटिंग हुई, अभी जो वहां पर समारोह था उसमें, वहां पर यथावत स्थिति अप्रैल 2020 को बहाल करने के लिए क्या बातें हुई ये हम जानना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री को, देश को विश्वास में लेकर विपक्ष को और देश को बतानी चाहिए, पहली बात, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ऐसे ही गलबैयां करने चीन चले जाते थे। 18 बार गए आप वहां पे, महाबलीपुरम से लेकर आपने साबरमती में झूले भी झूले। प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से क्या बात हुई, हम पहला इस बात का जवाब चाहते हैं, क्योंकि चीन ये कह रहा है कि आपके आग्रह पर यह मीटिंग हुई थी। दूसरा हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, आप राहुल गांधी या कांग्रेस को मत कोसिए, आप एक बात का जवाब बताइए। 3.5 साल से ऊपर हो गए, अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति कब बनेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज लेकिन सवाल यह है कि ये जो आपने गुपचुप मीटिंग करी शी जिनपिंग के साथ, इसमें क्या बात हुई, इसके बारे में देश को कब बताया जाएगा और इसमें आपने बलपूर्वक तरीके से ये कहा कि नहीं कहा कि हमें यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की चाहिए, वो बताइए। यानी लद्दाख वाली ट्रिप से राहुल ब्रिक्स तक मैसेज पहुंचाना चाहते थे, मोदी को घेरना चाहते थे, हुआ भी वही, उन्होंने किया भी वही, मगर अब यह एजेंडा एक्सपोज्ड हो गया है। अब दूसरे एजेंडे की बात करते हैं और वो एजेंडा है चंद्रयान पर क्रेडिट वॉर का, जो कांग्रेस ने शुक्रवार को भी नॉन स्टॉप चलाया, 62 वाला टेक्स्ट ही चिपकाया। क्या आप जानते हैं वाला एक नया क्विज चलाया, माहौल बनाया। कांग्रेस ने अपने YouTube पर यह कैप्शन फैलाया कि चांद पर पहुंचा चंद्रयान, देश को आए नेहरू याद। कुछ घंटों पहले तक यही कांग्रेस मोदी पर चंद्रयान 3 का क्रेडिट लेने का आरोप लगा रही थी, वैज्ञानिकों को दबाने वाले टेक्स्ट फिट कर रही थी। मगर आज अखबार के पहले पन्ने में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जो विज्ञापन छपवाया, उसमें पंडित नेहरू को सबसे ऊपर कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई की तस्वीर को उनके नीचे रख दिया। दाईं तरफ सीएम और डिप्टी सीएम की फोटो लगाई और नीचे चांद पर चंद्रयान 3 की फोटो लगाई। सैंपल नंबर 2 देखिए, कांग्रेस के हैंडल ने चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने का पूरा क्रेडिट पंडित नेहरू को दे दिया। तीसरे सैंपल में कांग्रेस ने एक और चित्र शेयर किया, इसमें भी नेहरू सबसे आगे दिखे, वैज्ञानिकों को पीछे कर दिया गया और क्रेडिट खुद को ही दिया गया। लेकिन वो सपना देखा और उसको साकार किया नेहरू ने।
हमारा मानना है कि आजाद भारत की नींव नेहरू ने रखी, उन्होंने इसरो बनाया, उन्होंने इस देश को अंतरिक्ष के सपने दिखाए और उस ख्वाब को पूरा किया। चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो बाकी की मिसाइल्स हो, चाहे वो बाकी के जो भी सैटेलाइट्स बनी वो हो, हर व्यक्ति का योगदान है। मुझे नहीं लगता कि मैं कहूंगी अटल जी का योगदान नहीं, मुझे तो लगता है मोदी जी का भी योगदान है। वो दूसरे के योगदान को खत्म करके हर बात अपनी करना चाहते हैं। उनका तो योगदान खत्म करने का षड्यंत्र ऐसा है कि वैज्ञानिकों को भी परे हटाकर वही आगे आ गए थे। इसरो की स्थापना किसने की, जिसने भी की, धन्यवाद देना चाहिए और देना ही चाहिए, देश के लिए काम था। लेकिन चंद्रयान अटल जी की परिकल्पना थी। अटल जी के शासन में 99 में सोमयान करके एक वैज्ञानिक एक अभियान ले गए, तो उन्होंने कहा ये सोमयान की बजाय सोम भी चंद्रमा का ही नाम है। तो अटल जी चूंकि बहुत भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के बहुत बड़े जानकार थे, उन्होंने कहा ये चंद्रयान नाम ज्यादा सफल होगा और आपका अभियान भी सफल होगा। वैज्ञानिक उस समय पूरा मन बना के नहीं आए थे कि हम चंद्रयान मान जाएंगे, लेकिन अटल जी के आग्रह पे उन्होंने इसको चंद्रयान माना। अब इसमें क्या पॉलिटिक्स करनी, अटल जी का नाम नहीं लेना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व दिया, इसमें क्या दुविधा है भाई आपको? प्रधानमंत्री जी पिछले चंद्रयान 2 के समय वहीं पे थे पूरी रात। ऐसा कोई प्रधानमंत्री रहा है? और कहते हैं प्रधानमंत्री जी का कोई योगदान नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी राजनीति करने वालों को सबक लेना चाहिए। देश की उपलब्धि है, सबका सम्मान करिए भाई। इन सब के बीच मोदी ने क्या किया? मोदी ने न 23 अगस्त को अपनी स्पीच के दौरान खुद की पीठ थपथपाई, न साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के दौरान चंद्रयान 3 की कामयाबी का क्रेडिट लिया और न ग्रीस पहुंचकर ही खुद को सबसे आगे किया। उन्होंने इंडिया को सबसे आगे रखा, इंडिया के वैज्ञानिकों का गुणगान किया। एक्सेलेंसी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चंद्रयान 3 की सफलता वो सिर्फ भारत की या भारत के विज्ञानों की सफलता ऐसा नहीं है, ये पूरी मानव जात के लिए सफलता है और पूरे मानव जात के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलताएं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। उसमें भी जिस भूभाग पर चंद्रयान 3 ने अपनी गतिविधि प्रारंभ की है, मैं मानता हूं कि उससे जो नतीजे निकलेंगे वो पूरी साइंटिफिक फैटर्निटी को और मानव जात को चंद्र के संबंध में जो उसकी जिज्ञासा है और लोग जो भावी प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत उपयोगी हो सकता है। और आपने बधाई दी, मैं सब भारतीयों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। मोदी को तो चीन भी याद है, चंद्रयान भी याद है। मोदी ने जिनपिंग से भी नजरें मिलाकर बात की। चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न भी दुनिया के साथ मिलकर शेयर किया। मगर राहुल ने क्या किया? राहुल ने बिल्कुल उल्टा किया। चांद को फतह करने वाले चंद्रयान 3 मिशन के लिए राहुल ने ट्विटर पर बधाई दी। आखिरी लाइन में 1962 वाली ही स्क्रिप्ट लिखी और लद्दाख पहुंचते ही वही पुराना चीन वाला टेम्पलेट ऑन करके बैठ गए। बीजेपी अब इसी को मुद्दा बनाकर राहुल पर अटैक कर रही है। ग्रीस और भारत। वैसे मोदी के जो सियासी दुश्मन आज उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी हर वक्त हर जगह क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं, आज उन्हें कुछ तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए। ये तस्वीरें साल 2009 की हैं, यानी चंद्रयान 1 मिशन की कामयाबी के तुरंत बाद की, जब मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री देश के वैज्ञानिकों का गुजरात में सम्मान किया था। और इससे पहले जब चंद्रयान 1 मिशन कामयाब हो गया था, तब ये वही मोदी थे जिन्होंने उस वक्त भी यानी 2008 में भी देश के वैज्ञानिकों का गौरवगान किया था। उस वक्त की सरकार के बारे में तब मोदी ने कुछ भी बुरा नहीं बोला था, सब कुछ अच्छा ही कहा था। बड़े मन से अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद उसे व्यक्त करना बस इसलिए आया हूं। और आज दुनिया के उन 6 देशों में हम भी एक हो गए जो इस साहसपूर्ण काम को
करने जा रहे हैं। ये सिर्फ दुनिया के देशों में नाम कमाने के लिए नहीं है। ये विज्ञान सामान्य से सामान्य मानवीय की जिंदगी को प्रभावित करता है। मित्रों, आज एजुसेट ने क्या कमाल करके दिखाई है। और मैं तो गुजरात सरकार खुद एजुसेट का जिस प्रकार से उपयोग कर रही है, रिमोट सेंसिंग सिस्टम का जिस प्रकार से हम उपयोग कर रहे हैं, इवन मेरे यहाँ मछुआरों को भी आपकी मदद से इतना फायदा हो रहा है। आपने जो सैटेलाइट पे काम करवाया है उसके कारण मैं मछुआरों को बताता हूँ, यार तुम बाईं ओर मत जा, दाहिनी ओर जा, वहां कैच है। पहले मेरा मन करता था कि अगर अनुमति मिले तो हम भी हरिकोटा जाकर के देखें कैसे हो रहा है। बाद में मैंने सुझाव दिया था कि कुछ जो होनहार विद्यार्थी हो उनको गुजरात सरकार की तरफ से हम भेजें, वो देखें इन चीज़ों को, लेकिन वो भी हम वर्कआउट नहीं कर पाए। पर आखिर एक ही रास्ता बचा था, सुबह हम टीवी पर बैठे और देखते रहे कैसे जा रहा है। जैसे मैं आज बधाई देने आया हूं, मैं एक निमंत्रण देने भी आया हूं। जिस दिन हम वहां पहुंच जाएं तो मैं चाहता हूं कि एक शाम आपके नाम, जहां भी सुविधा हो, पूरा इसरो पूरा, और पुराने भी लोग हैं उनको भी बुलाइए सर। जहां भी ठीक लगे। और मुझे क्या करना इतना बता दीजिए। आप ही की जगह पे होंगे, लेकिन आप मेरे मेहमान होंगे उस दिन, तो अपना पक्का। हाँ, तो विल एंजॉय। एक दिन इवनिंग में मेरी कैबिनेट को लेके आ जाऊंगा आपके पास। थैंक यू दोस्तों। मोदी में और मोदी के विरोधियों में यही फर्क है, और यह फर्क उस वक्त भी दिखता है जब मोदी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का दौरा करने के बाद ग्रीस पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के साथ ही ट्वीट करके लिखते हैं, 40 साल में पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस की धरती पर आया है। मोदी के ग्रीस दौरे का भी हिंदुस्तान के नजरिए से अपना कूटनीतिक और सामरिक महत्व है, क्योंकि ग्रीस के टूर से मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मोदी का यह दौरा पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की तिकड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये तीनों ही देश मध्य पूर्व और मध्य एशिया में भारत के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मिलकर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। भारत का आर्मेनिया को हथियार बेचना और ग्रीस के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का फैसला इन देशों के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रीस पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का दुश्मन है और अब वो हिंदुस्तान का दोस्त है। और ये दोस्ती मोदी के ग्रीस पहुंचने से पहले ही परवान चढ़ने लगी है, जब ग्रीस के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी के ग्रीस दौरे और चंद्रयान 3 की लैंडिंग की खबर को हेडलाइन बनाया गया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी किस तरह हिंदुस्तान की ताकत धरती से लेकर चांद तक बढ़ा रहे हैं, जबकि मोदी के विरोधी अभी भी चांद पर पहुंचने का क्रेडिट लेने के लिए ही उतारू दिख रहे हैं और राहुल लद्दाख जाकर चीन चीन ही चिल्ला रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हिंदुस्तान की सबसे चर्चित लोकसभा सीट अमेठी पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। यह उलटफेर कर रही है स्मृति ईरानी। 2024 के चुनाव की लड़ाई स्मृति ने शुरू कर दी है। फर्स्ट डे स्मृति ने पब्लिक का रिएक्शन सुना, दूसरे दिन राहुल गांधी पर भाषण दिया। राहुल गांधी का नया नाम क्या रखा स्मृति ईरानी ने? राहुल अगर अमेठी आए, भले ही देर से आए, उससे पहले अमेठी की जनता को स्मृति ईरानी क्या ट्यूशन दे चुकी होंगी, क्या समझा चुकी होंगी, और अमेठी की लड़ाई में अखिलेश यादव का क्या एंगल है? अगर आपको 2024 की सबसे जबरदस्त फाइट देखनी है तो आंख गड़ाकर यह रिपोर्ट देखिए। अमेठी में स्मृति क्या कर रही हैं? कहां जा रही हैं? आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत है, वो अलग बनेगा पूरा। मुझे ट्रांसफार्मर चाहिए, फ्लड लाइट के, वो साइमल्टेनियसली काम चले। किससे किससे मिल रही हैं? क्या क्या सुन रही हैं? क्या क्या सुना रही हैं? डॉक्टर साहब, अमेठी ने एक वक्त वो भी देखा, हमारे पूर्व अध्यक्ष जयशंकर जी वहाँ विद्यमान हैं, एक वक्त वो भी देखा जब नेता के साथ कुछ लोग आते, फीता काटते, फोटो खींचते, उसके बाद लोग भी गायब, नेता भी गायब।
स्मृति ईरानी इतनी एक्टिव क्यों है? उसकी वजह है ये। राहुल इस वक्त लेह लद्दाख करगिल के मैदान में है, वहीं से 24 की सियासी बिसात बिछा रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी के मैदान में हैं, ये भी 24 का अपना हिसाब सेट कर रही हैं। कहा जा रहा है कि 24 की लड़ाई 19 और 14 की तरह ही होगी। 14 मतलब राहुल जीते, 19 मतलब स्मृति जीती। सवाल है कि 14 का नतीजा रिपीट होगा या 19 का नतीजा रिपीट होगा। फिलहाल राहुल कहां से लड़ेंगे ये तय नहीं है, प्रियंका कहां से लड़ेंगी ये भी तय नहीं है। लेकिन इसे इंटरेस्टिंग यूपी के नए कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ये कहकर बना दिया है, अमेठी चाहता है कि राहुल चुनाव लड़े। तब में और अब में क्या फ़र्क है? 2014 में जब मैं चुनाव लड़ने आई थी तब मुझे आज भी याद है, एक बहुत ही प्रख्यात एडिटर थे प्रभु चावला जी, उनको मुलायम सिंह यादव जी ने एक इंटरव्यू दिया था कि अमेठी में सोनिया जी के निवेदन पर उन्होंने 1 लाख वोट ट्रांसफ़र किया था राहुल की मदद के लिए। अगर आप 14 का वो चुनाव का परिणाम देखेंगे तो मेरे और राहुल गांधी के बीच में 1,07,000 वोट का फ़र्क रह गया था। मैं मात्र 30 दिन में चुनाव लड़ी थी, तो इसका मतलब 30 दिन में जिस महिला का कोई लेना देना नहीं था इस क्षेत्र से, वो चुनाव लड़के 7,000 वोटों का ही डिफरेंस छोड़ देती है उस परिवार के साथ जिसकी 5 पुश्तें यहाँ से सांसद बनकर गई हैं। गौरतलब है कि तब दुर्गेश जी पीछे खड़े हमारे जिला के अध्यक्ष हैं वो वर्तमान, तब 60% बूथों पर बस्ता लेके टेबल लगाने के लिए भी हमारे पास व्यक्ति नहीं था। हमारा ये सौभाग्य है कि तब हमने संकल्प किया था कि हम काम करते रहेंगे, हम करते रहे। 19 में जब हम लोग चुनाव लड़े तब भी ऐसा कोई सर्वे नहीं था देश का जो कह रहा था कि बीजेपी जीतेगी इस सीट से, ना 14 में ना 19 में। 22 का चुनाव आप देखें तो 22 के चुनाव तक हमारे 2000 बूथों पर करीबन 20,000 कार्यकर्ता हमारे थे। दुर्गेश जी, पुनः मैं उनका उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि आज वहाँ पर 90,000 कार्यकर्ता नए अमेठी में मेंबर्स बने हैं। आज 60,000 लोग बूथ पे सिर्फ कार्यकर्ता हैं। और जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें अमेठी की 5 विधानसभा में से 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। जगदीशपुर में 66,000 वोट मिले थे। ये सारे वोट अगर आप मिला लें तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मात्र 1,40,000 वोट मिला था। ये तब जब श्रीमती वाड्रा चुनाव की प्रभारी थी। ठीक है, अगर अजय जी को लगता है कि वो श्रीमती वाड्रा से बेहतर चुनाव प्रबंधक हैं तो ये उनका सौभाग्य है, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये सत्य है कि अमेठी ने पहली बार इतिहास में भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता से सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट को हरा दिया है। ये इतिहास बन चुका है, इसको वो बदल नहीं सकते। मतलब साफ है, अमेठी में दीदी तो मोदी सरकार और अपने काम को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है। लेकिन स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी का नाम क्यों लिया, मुलायम सिंह यादव के बारे में क्यों बोला, उसको समझने के लिए पहले अखिलेश यादव की ये बातें सुनी। समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हमारे एक विधायक थे, कई जगह हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस की सरकार बननी थी, सबसे पहले चिट्ठी लिख करके अगर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन मिला था तो वो समाजवादी पार्टी का था। और जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही है, वहां जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सवाल ये पूछा गया था कि समाजवादी पार्टी कहां-कहां से लड़ेगी। मतलब साफ है, अखिलेश ने क्लियर कट बता दिया है और इशारा भी दे दिया है कि अमेठी और रायबरेली इन्हीं 2 जगह पर कांग्रेस 1 और 2 पर थी, यहीं से वो लड़ेगी। बाकी जगह समाजवादी पार्टी 1 और 2 नंबर पर थी, इसलिए वो बाकी जगहों पर लड़ेंगे। अगर ऐसा अखिलेश ने मन बना लिया है तो सवाल यह है कि क्या INDIA से कांग्रेस सिर्फ 2 सीट के लिए तैयार होगी। INDIA के लिए सबसे पेचीदा मसला यही है। वो यूपीए का नाम त्याग क्यों रहे हैं? क्योंकि उनकी अलायंस के प्रति लोगों की भावना ये है, यूपीए मतलब करप्शन, यूपीए मतलब इनकॉम्पिटेंस। तो अब नाम बदल रहे हैं। अब अगर लालू जी या चलिए राहुल गांधी अपना नाम जलालुद्दीन अकबर घोषित कर दें तो आप उनको अकबर बादशाह मानेंगे क्या? नहीं ना। तो जो है वो कैसा है, वो पहले से भी यहाँ पर परखा जा चुका है, त्यागा जा चुका है।
और पश्चिम बंगाल की अगर आप अलायंस की बात करती हैं, आपको मैं बतलाना चाहूँगी, आप नवान्नों का वो एक मंजर देख लीजिए जहाँ पर लेफ्ट पार्टीज़ ने ममता बंदोपाध्याय को बाल से घसीट के सड़क पे बिठा के पीटा था। आपको लगता है वो महिला उनसे हाथ मिला लेंगे? पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता हैं, वो बार बार टीएमसी पे हमला करते हैं। ये दोस्ती याराना, और मान लीजिए कि अब दोस्ती कर भी रहे हैं, लक्ष्य क्या है? सत्ता है। भाजपा का लक्ष्य क्या है? सेवा है। इसलिए हमारे यहाँ प्रधान सेवक बनते हैं और वो प्रधानमंत्री के सपने देखते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने 2 दिन में ये तो संकेत दे दिया है कि गांधी परिवार का कोई भी लड़े, वो तो डट कर लड़ेंगी। लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? तो मैंने जितना अमेठी को 10 वर्षों में एक एक गांव, एक एक गली जाकर समझा है, अमेठी अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। राहुल गांधी ने 2 जगह से पर्चा भरा था, अभी 2 जगह से लड़ेंगे क्या? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका रहा है। स्मृति ने तो अपनी लाइन डिक्लेयर कर दी है और वो कॉन्फिडेंट भी हैं। बार बार अमेठी की जनता से ये जरूर कह रही हैं कि गांधी परिवार ने अमेठी को दिया क्या। हमने अमेठी के लोगों को सहूलियतें दी, फैक्ट्रियां दी, रोजगार दिया। स्मृति ईरानी ये बातें तब कह रही थी जब हवाई जहाज बनाने वाली बोइंग कंपनी जगदीशपुर में सिटी स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन कर रही थी। इतनी बड़ी कंपनी बोइंग यहाँ जहाज नहीं बना रही, लेकिन आई है। तो मैं आज अपने मीडिया के भाइयों से चर्चा करते वक्त कह रही थी, एक वक्त था जब नेता उड़ान भरते थे, आज जो उड़ान भरते हैं वो धरती पर अमेठी पर आए हैं। ये फर्क है मोदी के राज में। जब से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का अमेठी में जिक्र छिड़ा है, स्मृति ईरानी ने भी गियर चेंज कर दिया है। डायग्नोस्टिक सेंटर में एक शख्स बीमारी की जांच रिपोर्ट को लेकर परेशान दिखा। खुद स्मृति ईरानी उसके पास गईं और समाधान ऑन द स्पॉट किया। जो शख्स दोबारा 24 में मोदी सरकार बनाने की दुआ कर रहा है, वो मुसलमान है। स्मृति के लिए अमेठी का मुसलमान भी बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं राहुल जिस वायनाड से चुनाव लड़ते हैं वहाँ 28.5% मुसलमान हैं, जबकि अमेठी में 34% मुसलमान हैं। अगर गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ता है तो उससे पहले स्मृति एक एक वोटर को लेकर संतुष्ट हो जाना चाहती हैं, क्योंकि अमेठी के लिए गांधी परिवार की चुनौती भी आसान नहीं है। चर्चाएं भले ही चल रही हैं, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष दावा भले ही कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि 22 के विधानसभा चुनाव के बाद राहुल और प्रियंका दोबारा अमेठी नहीं आए हैं, जबकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में कैंप करना शुरू कर दिया है। उद्घाटन शिलान्यास कर रही हैं, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट कर रही हैं। अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बस सके? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।